हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल एड्यू शाह। कैसे हैं आप सभी। और फिर से मैं जुड़ चुका हूं आप लोगों के साथ लेकर के एक नया वीडियो। और आज का ये वीडियो जो है वो मैं मॉक टेस्ट 4 इंडियन पॉलिटी का आंसर की डिस्कस करने वाला हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि WBCS मेंस 2020 के लिए मैं फुल लेंथ मॉक टेस्ट प्रोवाइड कर रहा हूं। तो 25 जुलाई 2020 को मैंने इंडियन पॉलिटी का मॉक टेस्ट लिया था, तो इसका आंसर की आज देने वाला हूं। और मेरा नेक्स्ट जो मॉक टेस्ट है वो इंडियन इकोनॉमी के ऊपर है, जो 30 जुलाई को होने वाला है। यहाँ पे मैंने शेड्यूल दे दिया है, आप देख सकते हैं। अगर आपको भी इस मॉक टेस्ट में हिस्सा लेना है, अगर पार्टिसिपेट करना है, तो आप जो है इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके ऐड हो सकते हैं और वहां पे मॉक टेस्ट दे सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। और स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देख सकते हैं आप। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 कंटेन्स हाउ मैनी क्लॉजेस। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में कितने क्लॉजेस थे? तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा 451। ठीक है, 451 क्लॉजेस थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। हु वाज द फर्स्ट डिप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा का जो है फर्स्ट डिप्यूटी चेयरमैन कौन थे? ऑप्शन ए एस राधाकृष्णन, बी एम अयंगर, सी गुलजारीलाल नंदा या फिर डी SV कृष्णमूर्ति राव। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी SV कृष्णमूर्ति राव। SV कृष्णमूर्ति राव जो है वो फर्स्ट डिप्यूटी चेयरमैन राज्यसभा के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। द एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ द स्टेट आर वेस्टेड इन द गवर्नर अंडर आर्टिकल। गवर्नर का जो है एग्जीक्यूटिव पावर वो जो स्टेट में वेस्ट होता है वो कौन सा आर्टिकल के तहत होता है? ठीक है, उसका इस्तेमाल कौन सा आर्टिकल के तहत होता है? ऑप्शन ए 154, ऑप्शन बी 154 सब क्लॉज 1, ऑप्शन सी 145 सब क्लॉज 1 या फिर ऑप्शन डी 155 सब क्लॉज 1। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 154 सब क्लॉज 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। सेक्रेटरी जनरल ऑफ लोकसभा इज अपॉइंटेड बाय। लोकसभा के सेक्रेटरी जनरल को जो है कौन अपॉइंट करता है? ऑप्शन ए प्रेसिडेंट, बी स्पीकर, सी लीडर ऑफ अपोजिशन या फिर डी प्राइम मिनिस्टर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी स्पीकर। सेक्रेटरी जनरल ऑफ लोकसभा इज अपॉइंटेड बाय स्पीकर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्स द पार्लियामेंट टू मेक लॉ फॉर गिविंग इफेक्ट टू इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स। वो कौन सा आर्टिकल है जिसके तहत इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पार्लियामेंट को ये पावर दी जाती है कि वो इंटरनेशनल एग्रीमेंट से रिलेटेड कुछ भी जो है प्रोविजन बना सके? ऑप्शन ए आर्टिकल 244, ऑप्शन बी आर्टिकल 257, ऑप्शन सी आर्टिकल 253 या फिर ऑप्शन डी आर्टिकल 247। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी आर्टिकल 253। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। फर्स्ट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इन इंडिया वाज सेट अप इन विच ईयर। पहला म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हिंदुस्तान का कौन से ईयर में बनाया गया था? ऑप्शन ए 1687, ऑप्शन बी 1692, ऑप्शन सी 1677 या फिर ऑप्शन डी 1852। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ए 1687। 1687 में जो है फर्स्ट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इंडिया में बनाया गया था और ये मद्रास में बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। द लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ऑफ 13 जजेस डिलीवर्ड अ जजमेंट इन विच केस। सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो 13 जजों का था वो कौन से केस में बनाया गया था? ऑप्शन ए मिनर्वा मिल्स केस, ऑप्शन बी केशवानंदा भारती केस, ऑप्शन सी AK गोपालन केस या फिर ऑप्शन डी बेरू बारी यूनियन केस। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी केशवानंदा भारती केस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। In which case did Supreme Court strike down the provisions of the Constitution that accorded primacy to DPSP over fundamental rights?
इनमें से कौन सा ऐसा केस था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने डीपीएसपी को जो है फंडामेंटल राइट के ऊपर प्राइमेसी दिया था? ऑप्शन ए मिनर्वा मिल्स केस, ऑप्शन बी केशवानंदा भारती केस, ऑप्शन सी ए के गोपालन केस या फिर ऑप्शन डी बेरूबारी यूनियन केस। तो ये आपको याद रखना है, इसका आंसर होगा ए मिनर्वा मिल्स केस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, पॉपुलेशन कंट्रोल एंड फैमिली प्लानिंग कम्स अंडर विच लिस्ट? पॉपुलेशन कंट्रोल और फैमिली प्लानिंग जो है वो कौन से लिस्ट में आता है? ऑप्शन ए यूनियन लिस्ट, ऑप्शन बी कंकरेंट लिस्ट, ऑप्शन सी स्टेट लिस्ट या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है, फैमिली प्लानिंग और पॉपुलेशन कंट्रोल जो है वो कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर इन द GSTIN, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर में टोटल कितने डिजिट्स होते हैं? ऑप्शन ए 12, बी 13, सी 15 या फिर ऑप्शन डी 18। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन सी 15। GSTIN में टोटल 15 डिजिट्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, मनरेगा इज इम्प्लीमेंटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? मनरेगा का जो स्कीम है इनमें से कौन इम्प्लीमेंट करता है? ऑप्शन ए ग्राम पंचायत, बी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, सी स्टेट लेजिस्लेचर या फिर डी गवर्नर। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा कि ग्राम पंचायत जो होता है वो मनरेगा को इम्प्लीमेंट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल इज रिलेटेड टू सक्सेशन टू प्रॉपर्टी, एसेट्स, राइट्स, लाइबिलिटीज एंड ऑब्लिगेशंस इन सर्टेन केसेस? ऑप्शन ए आर्टिकल 294, ऑप्शन बी आर्टिकल 295, ऑप्शन सी आर्टिकल 296 या फिर ऑप्शन डी आर्टिकल 297। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए आर्टिकल 294। ठीक है, आर्टिकल 294 में जो है सक्सेशन टू प्रॉपर्टी, एसेट्स, राइट्स, लाइबिलिटीज एंड ऑब्लिगेशंस से जो है ये रिलेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, द हिंदू सक्सेशन एक्ट वाज पास्ड इन विच ईयर? हिंदू सक्सेशन एक्ट जो है वो कौन से साल में पास हुआ था? ऑप्शन ए 1956, ऑप्शन बी 1957, ऑप्शन सी 1958 या फिर ऑप्शन डी 1959। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1956। 1956 में जो है हिंदू सक्सेशन एक्ट पास हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, हु इज ऑथराइज्ड टू रिमूव द चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन? चेयरमैन और मेंबर्स को जो है कौन हटा सकता है? स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन और मेंबर्स को कौन हटा सकता है? ऑप्शन ए सुप्रीम कोर्ट, बी हाई कोर्ट, सी प्रेसिडेंट या फिर डी गवर्नर। तो इसका आंसर आपको याद रखना है फ्रेंड्स, इसका आंसर सी होगा प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट जो है वो चेयरमैन और मेंबर्स ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन को जो है हटा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, Which article of the Indian Constitution provides for the office of the Advocate General for the states? इनमें से कौन सा आर्टिकल है जो एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट्स को जो है प्रोवाइड करता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में? ऑप्शन ए आर्टिकल 165, ऑप्शन बी आर्टिकल 170, ऑप्शन सी आर्टिकल 175 या फिर ऑप्शन डी आर्टिकल 180। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आर्टिकल 165। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, who said it is not a change of name, the planning commission is being abolished because the government don't believe in planning? ये जो कोटेशन लिखा हुआ है ये किसने कहा था? ऑप्शन ए अभिषेक मानू सिंघवी, ऑप्शन बी सीताराम येचूरी, ऑप्शन सी मोहम्मद सलीम या फिर ऑप्शन डी गुरुदास दास गुप्ता। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गुरुदास दास गुप्ता। Next question number 17, which of the following does not form a part of the electoral college of the president? प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए एक इलेक्टोरल कॉलेज बनाया जाता है। आपको बताना है कि उनमें से कौन ऐसे लोग हैं जो कि इसमें पार्ट नहीं लेते हैं। ऑप्शन ए द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, ऑप्शन बी द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट,
ऑप्शन सी द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द यूनियन टेरिटरीज ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी, या फिर ऑप्शन डी द नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन डी द नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। ये लोग जो है प्रेसिडेंट के इलेक्शन में इलेक्टोरल कॉलेज का पार्ट नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, हाउ मेनी इलेक्टर्स आर नीडेड फॉर नॉमिनेशन ऑफ ए कैंडिडेट फॉर इलेक्शन टू द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ने के लिए कितने इलेक्टर्स जो है नॉमिनेशन करने के लिए ज़रूरी होते हैं? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 20, ऑप्शन सी 30 या फिर ऑप्शन डी 50। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 20। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया डज नॉट एक्ट एज द चेयरमैन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो है इनमें से कौन से जो है ऑर्गेनाइजेशन का बोल सकते हैं कि एक हेड नहीं होता है, चेयरमैन के तौर पर काम नहीं करता है? ऑप्शन ए नीति आयोग, ऑप्शन बी नेशनल वाटर रिसोर्सेज काउंसिल, ऑप्शन सी इंटर स्टेट काउंसिल या फिर ऑप्शन डी नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल। नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल का चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज द टेन्योर ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा के मेंबर्स का जो है टेन्योर कितना होता है? ऑप्शन ए 2 ईयर्स, ऑप्शन बी 3 ईयर्स, ऑप्शन सी 5 ईयर्स या फिर ऑप्शन डी 6 ईयर्स। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 6 ईयर्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, विच अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एडेड एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स। कौन सा अमेंडमेंट ऐसा है जिसने एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स को जो है ऐड किया था? ऑप्शन ए 42nd अमेंडमेंट एक्ट, ऑप्शन बी 44th अमेंडमेंट एक्ट, ऑप्शन सी 46th अमेंडमेंट एक्ट या फिर ऑप्शन डी 49th अमेंडमेंट एक्ट। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 42nd अमेंडमेंट एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल थ्रोज ऑल पब्लिक प्लेसेस टू ऑल सिटीजन्स। इनमें से कौन सा आर्टिकल ऐसा है जो कि बोलता है कि हर पब्लिक प्लेसेस जो है हर सिटीजन्स के लिए होगा? ऑप्शन ए आर्टिकल 15 सब क्लॉज 2, ऑप्शन बी आर्टिकल 16 सब क्लॉज 2, ऑप्शन सी आर्टिकल 17 या फिर ऑप्शन डी आर्टिकल 18। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आर्टिकल 15 सब क्लॉज 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स is are enshrined in Article 21? No person shall be deprived of his life or personal liberty except according to procedure established by law. 1. Right to speedy trial. 2. Right against delayed execution. ठीक है, यहाँ पे दो स्टेटमेंट दिया हुआ है, आपको बताना है कि आर्टिकल 21 के अंदर में कौन कौन सा आता है। ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी बोथ या फिर ऑप्शन डी नन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बोथ। ठीक है, राइट टू स्पीडी ट्रायल एज वेल एज राइट अगेंस्ट डिलेड एग्जीक्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग रिट्स कैन बी इशूड अगेंस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑथोरिटीज। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑथोरिटीज के अगेंस्ट में इनमें से कौन से रिट्स को इशू किया जा सकता है? ऑप्शन ए प्रोहिबिशन, सर्टियोरारी एंड मैंडेमस, बी सर्टियोरारी एंड मैंडेमस, सी प्रोहिबिशन एंड मैंडेमस या फिर डी प्रोहिबिशन एंड सर्टियोरारी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सर्टियोरारी एंड मैंडेमस। ये दो ऐसे रिट्स हैं जिनको हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव ऑथोरिटीज के अगेंस्ट इशू कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, the emoluments, allowances, privileges and so on of governor can be altered by। गवर्नर को जो emoluments, allowances, privileges दिए जाते हैं वो अल्टर कौन कर सकता है? ऑप्शन ए a constitutional amendment bill passed by simple majority of parliament, option B a constitutional amendment bill passed by special majority of parliament, option C
A constitutional amendment bill passed by special majority of the parliament and ratified by half of the state legislatures, या फिर ऑप्शन डी by a normal legislative process that does not require constitutional amendment. इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पास्ड बाय सिंपल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट. ठीक है, पार्लियामेंट में सिंपल मेजोरिटी के द्वारा इसको जो है चेंज किया जा सकता है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है. नंबर 1, द चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ द स्टेट PSC आर अपॉइंटेड बाय गवर्नर बट कैन बी रिमूव्ड ओनली बाय द प्रेसिडेंट. Number 2, the state election commissioner is appointed by the governor but can be removed only by the president. And the options are A, 1 only, B, 2 only, C, both, या फिर D, none. इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ. ऑप्शन सी, बोथ. बोथ आर द करेक्ट स्टेटमेंट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27. Who was the head of the drafting committee? ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड कौन थे. ए, पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी, B.R. अम्बेडकर, सी, राजेंद्र प्रसाद, या फिर डी, वल्लभ भाई पटेल. तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, B.R. अम्बेडकर. और ड्राफ्टिंग कमेटी में टोटल 7 मेंबर्स प्रेजेंट थे. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28. द इलेक्टोरल कॉलेज फॉर प्रेसिडेंट्स इलेक्शन कंसिस्ट ऑफ. इलेक्टोरल कॉलेज, प्रेसिडेंट्स का जो इलेक्शन होता है उसमें जो इलेक्टोरल कॉलेज बनता है उसमें कौन कौन होते हैं. 1, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट. 2, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज. 3, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ ऑल यूनियन टेरिटरीज. एंड द ऑप्शंस आर A, 1, B, 2 and 3, C, 1 and 2, D, 1, 2 and 3. करेक्ट आंसर इज C, 1 and 2. इसमें जो है इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ ऑल यूनियन टेरिटरीज ये लोग नहीं होते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29. द फर्स्ट पर्सन टू बी इंडक्टेड इनटू द वाइसरायज एग्जीक्यूटिव काउंसिल वाज. वाइसराय का एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जाने वाले पहले पर्सन का नाम क्या है. ऑप्शन ए, दादा भाई नौरोजी. ऑप्शन बी, सच्चिदानंद सिन्हा, या फिर ऑप्शन डी, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा. ऑप्शन डी, सत्येंद्र नाथ टैगोर. इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा. सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30. द 15 मेंबर काउंसिल ऑफ इंडिया वाज सेट अप अंडर विच एक्ट. 15 मेंबर का काउंसिल ऑफ इंडिया जो है कौन से एक्ट के तहत आया था. ऑप्शन ए, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861. ऑप्शन बी, इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1892. ऑप्शन सी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, या फिर डी, इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1909. इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31. चूज द करेक्ट स्टेटमेंट. A, the Constituent Assembly was a sovereign body. B, the Constituent Assembly was a legislative body apart from constitution making body. C, both correct. D, both wrong. तो इसका आंसर हो जाएगा C, both correct. Constituent Assembly जो है वो sovereign body भी था और ये legislative body के अलावा constitution making का भी काम करता था. Next question number 32. Which of the following officials take the oath that has the following lines? इनमें से कौन सा ऑफिशियल ऐसा होता है जो ये लाइन जो है ओथ के समय बोलता है. टू प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन. 1, प्रेसिडेंट. 2, गवर्नर. 3, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. एंड द ऑप्शंस आर A, 1 only, B, 1 and 2 only, C, 1, 2 and 3, D, none of the above. तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 and 2 only. प्रेसिडेंट और गवर्नर जो है ये ओथ लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 33. कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स. कमिटीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चेयरमैन. 1, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी सरदार वल्लभ भाई पटेल. 2, स्टेट्स कमेटी जवाहरलाल नेहरू. 3, यूनियन पावर्स कमेटी JB कृपलानी. विच ऑफ द अबव पेयर्स इज आर करेक्टली मैच्ड. ऑप्शन ए, 1 ओनली. B, 2 and 3 ओनली. C, 2 ओनली, या फिर D, 1 and 3 ओनली. तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा C, 2 ओनली. ठीक है, स्टेट्स कमेटी के
जवाहरलाल नेहरू जो है चेयरमैन थे। क्वेश्चन नंबर 34, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1909 प्रोवाइडेड। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 में क्या चीज को प्रोवाइड किया गया था? ऑप्शन ए, नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, बी, सेपरेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रेसिडेंसी कॉर्पोरेशंस, सी, डायरेक्ट इलेक्शंस इन द कंट्री, या फिर डी, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, सेपरेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रेसिडेंसी कॉर्पोरेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, with reference to the Constitution of India, consider the following statements. 1. Originally the Constitution provided for 7 fundamental rights. 2. There is a single constitution for all the states of the Indian Union. 3. 10th schedule of the Indian Constitution was added by the 52nd Amendment Act of 1985. 4. The 44th Amendment Act 1976 is also known as the mini constitution. Which of the statements given above is are correct? A, 1 and 2 only, B, 2 and 3 only, C, 1, 3 and 4 only, या फिर D, 1 and 3 only। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा D, 1 and 3 only। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो 42nd अमेंडमेंट एक्ट को बोला जाता है, ना कि 44th अमेंडमेंट एक्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अडॉप्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन। हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कब अडॉप्ट किया था? ऑप्शन ए, 25 अक्टूबर 1948, ऑप्शन बी 25 अक्टूबर 1949, ऑप्शन सी 26 नवंबर 1948, या फिर ऑप्शन डी 26 नवंबर 1949। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 26 नवंबर 1949। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, इन द पार्लियामेंट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द गवर्नमेंट बिल। पार्लियामेंट में गवर्नमेंट बिल का मतलब क्या होता है? ऑप्शन ए, बिल प्रेजेंटेड बाय रूलिंग पार्टी मेंबर, ऑप्शन बी, बिल अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट, ऑप्शन सी, ओनली द प्राइम मिनिस्टर प्रेजेंट्स द बिल, या फिर ऑप्शन डी, ए बिल इंट्रोड्यूस्ड बाय एनी मिनिस्टर इन ईदर ऑफ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ए बिल इंट्रोड्यूस्ड बाय एनी मिनिस्टर इन ईदर ऑफ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, द फंक्शन ऑफ प्रोटेम स्पीकर इज टू। प्रोटेम स्पीकर जो होता है उसका फंक्शन क्या होता है? ए, चेक इफ द इलेक्शन सर्टिफिकेट्स ऑफ मेंबर्स आर इन ऑर्डर, बी, कंडक्ट द प्रोसीडिंग्स ऑफ द हाउस इन द एब्सेंस ऑफ द स्पीकर, सी, स्वेरिंग इन मेंबर्स एंड होल्ड चेंज टिल अ रेगुलर स्पीकर इज इलेक्टेड, या फिर डी, ऑफिशिएट एज स्पीकर व्हेन अ स्पीकर इज अनलाइकली टू बी इलेक्टेड। इसका करेक्ट आंसर ऑब्वियसली सी होगा, स्वेरिंग इन मेंबर्स एंड होल्ड चेंज टिल अ रेगुलर स्पीकर इज इलेक्टेड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, in the Birubari Union case, Supreme Court opined that the preamble is not a part of the Constitution. 2. The preamble has been amended only once so far. 3. The term fraternity was added to the Constitution by the 42nd Amendment Act. आपको बताना है कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट जो है वो सही है। ऑप्शन ए, 1 and 2 only, बी, 1 and 3 only, सी, 2 only, या फिर डी, 1, 2 and 3। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 and 2 only। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, आर्टिकल 3 of the Indian Constitution deals with which of the following? 1. Increasing the area of any state, 2. Altering the name of a state, या फिर 3. Establishing new states। Select the correct answer from the code given below। आर्टिकल 3 में जो है 3 स्टेटमेंट दिया हुआ है, इनमें से कौन कौन से चीज के बारे में लिखा हुआ है? ऑप्शन ए, 1 and 3 only, बी, 2 and 3, ऑप्शन सी, 1 and 2 only, या फिर ऑप्शन डी, 1, 2 and 3। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1, 2 and 3। ठीक है, तीनों ही स्टेटमेंट जो है आर्टिकल 3 के अंदर दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, with reference to the Fazal Ali Commission, consider the following statements. Number 1, it accepted language as the basis of reorganization of states. Number 2, it accepted the theory of one language, one state. Number 3, it was silent on the abolition of the four-fold classification of states under the original constitution.
विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव इज आर करेक्ट इनकरेक्ट। ऑप्शन ए 1 and 3 ओनली, ऑप्शन बी 2 and 3 ओनली, ऑप्शन सी 3 ओनली या फिर ऑप्शन डी 1, 2 and 3। इसका आंसर होगा बी 2 and 3 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स्ड लेबर। इनमें से कौन सा आर्टिकल है जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग और फोर्स्ड लेबर को जो है प्रोहिबिट करता है, मना करता है। ऑप्शन ए आर्टिकल 21, बी आर्टिकल 22, सी आर्टिकल 23 या फिर डी आर्टिकल 24। ऑब्वियसली इसका आंसर जो है ऑप्शन सी आर्टिकल 23 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, wearing pagdis turban is a very important part of Sikh religion. The government cannot force them to wear a helmet. Which of the following articles of the constitution grants such liberty to them? हम लोग जानते हैं कि जो सिख रिलीजन के होते हैं वो सर में पगड़ी बांधते हैं, तो आपको बताना है कि उनको जो ये लिबर्टी मिली है वो कौन से आर्टिकल में प्रेजेंट है। आर्टिकल 21, बी आर्टिकल 22, ए आर्टिकल 25, बी आर्टिकल 26, सी आर्टिकल 27 या फिर डी आर्टिकल 28। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आर्टिकल 25। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, द preamble to our constitution includes all the following except। preamble of constitution में इनमें से सब है सिवाय सिर्फ एक के, वो कौन सा चीज़ है जो प्रेजेंट नहीं है। ऑप्शन ए एडल्ट फ्रेंचाइजी, बी इक्वालिटी ऑफ स्टेटस, सी फ्रेटर्निटी या फिर डी जस्टिस। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एडल्ट फ्रेंचाइजी। ठीक है, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस, फ्रेटर्निटी, जस्टिस, ये सारे वर्ड्स जो है हमारे प्रियम्बल में दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 45, द पार्लियामेंट वर्क्स थ्रू कमिटी विच ए हेल्प द गवर्नमेंट इन द फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसी, बी एक्सरसाइज effective control over government on a regular and continuing basis, option C ensure that the parliament strictly adheres to the provision of the constitution and the prescribed parliamentary procedure, या फिर D both A and B। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा B exercise effective control over government on a regular and continuing basis। Next question number 46, which constitutional amendment introduced the anti-defection provisions in the constitution? एंटी-डिफेक्शन का जो प्रोविजन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से अमेंडमेंट के जरिए इंसर्ट किया गया था। ऑप्शन ए 51st अमेंडमेंट, ऑप्शन बी 52nd अमेंडमेंट, ऑप्शन सी 53rd अमेंडमेंट या फिर ऑप्शन डी 54th अमेंडमेंट। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 52nd अमेंडमेंट। Next question number 47, after independence the first state organized on the basis of language is। इंडिपेंडेंस के बाद लैंग्वेज के हिसाब से बनने वाला पहला स्टेट कौन सा था। ए तमिलनाडु, बी केरला, सी कर्नाटका या फिर डी आंध्र प्रदेश। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, इफ अ नो कॉन्फिडेंस मोशन इज पास्ड अगेंस्ट अ मिनिस्टर। अगर एक मिनिस्टर के अगेंस्ट में नो कॉन्फिडेंस मोशन पास होता है तो क्या होता है। ऑप्शन ए द कंसर्न मिनिस्टर हैज टू रिजाइन, ऑप्शन बी द होल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैज टू रिजाइन, ऑप्शन सी द लोकसभा हैज टू बी डिसॉल्व्ड या फिर ऑप्शन डी द प्राइम मिनिस्टर एंड द कंसर्न मिनिस्टर हैव टू रिजाइन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए द कंसर्न मिनिस्टर हैज टू रिजाइन। ठीक है, कंसर्न मिनिस्टर को रिजाइन करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, ए जज ऑफ द हाई कोर्ट कैन बी रिमूव फ्रॉम ऑफिस ड्यूरिंग हिज टेन्योर बाय। हाई कोर्ट के जज को उसके टेन्योर के दौरान अगर हटाना है तो किस तरह से हटाया जा सकता है। ऑप्शन ए द गवर्नर, इफ द स्टेट लेजिस्लेचर पासिस अ रेजोल्यूशन दिस इफेक्ट बाय 2/3 मेजोरिटी, ऑप्शन बी द प्रेसिडेंट ऑन द बेसिस ऑफ a resolution passed by parliament by special majority, ऑप्शन सी the chief justice of the supreme court on the recommendation of parliament या फिर ऑप्शन डी the president on the recommendation of the chief justice of the concerned high court। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी the president on the basis of a resolution passed by parliament by special majority। next question number 50, judicial review in India is based on। जुडिशियल रिव्यू इंडिया में किस चीज पर बेस्ड है।
ऑप्शन ए प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, बी ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, सी रूल ऑफ लॉ या फिर डी प्रेसिडेंट्स एंड कन्वेंशंस। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। ठीक है, इसी पर जो है जुडिशियल रिव्यू इंडिया में बेस्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड एज फंडामेंटल ड्यूटी इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इनमें से कौन सा ऐसा जो है जो फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ इंडिया में नहीं इंक्लूड किया गया है। ऑप्शन ए टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियाज विच इंस्पायर्ड आवर नेशनल स्ट्रगल, बी टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर ह्यूमैनिज्म एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म, सी टू प्रोटेक्ट द माइनॉरिटीज या फिर डी टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू अब्जॉर्ब वायलेंस। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी टू प्रोटेक्ट द माइनॉरिटीज। माइनॉरिटी को प्रोटेक्ट करना जो है वो फंडामेंटल ड्यूटी के अंदर में नहीं आता है। नेक्स्ट 52, whose recommendation is mandatory to impeach the President of India from his office before the completion of his term। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को अगर इम्पीच करना है, उसके ऑफिस से हटाना है, उनको निकालना है, तो किसका रिकमेंडेशन लेना जो है जरूरी होता है। ऑप्शन ए द प्राइम मिनिस्टर, बी द स्पीकर ऑफ द लोकसभा, सी द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, फिर डी टू हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। तो ऑब्वियसली इसका आंसर होगा ऑप्शन डी टू हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53, हु वाज द फर्स्ट डिप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा। लोकसभा का पहला डिप्यूटी स्पीकर कौन थे। ऑप्शन ए जीवी मावलंकर, बी सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सी एम अनंत स्वयं अयंगर या फिर डी पी वी चेरियन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जी वी। हु वाज द फर्स्ट डिप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा। ऑप्शन ए जीवी मावलंकर, बी सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सी एम अनंता सयनम अयंगर या फिर डी डॉक्टर पी वी चेरियन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एम अनंथासयन अयंगर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54, विद इन व्हाट पीरियड द पार्लियामेंट हैज टू अप्रूव फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर्ड बाय द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी लागू करता है तो पार्लियामेंट को जो है कितने दिनों में या कितने मंथ्स में जो है इसको अप्रूवल देना पड़ता है। ऑप्शन ए 6 मंथ्स, बी 2 मंथ्स, सी 3 मंथ्स या फिर डी 4 मंथ्स। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2 मंथ्स। 2 मंथ्स के अंदर में जो है पार्लियामेंट को अप्रूवल देना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 55, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिट आर देयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल कितने रिट्स है। A5, B4, C6 या फिर D2। करेक्ट आंसर इज A5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56, हु अमंग द फॉलोइंग इज द चेयरमैन ऑफ द नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल। नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल का चेयरमैन कौन होता है। ए प्रेसिडेंट, बी वाइस प्रेसिडेंट, सी द प्राइम मिनिस्टर या फिर डी द CJI। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी द प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर जो है वो नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल के चेयरमैन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57, द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज यूनानिमसली अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को एक साथ कब अडॉप्ट किया था। ऑप्शन ए 22 जनवरी 1947, बी 26 नवंबर 1946, सी 1 अक्टूबर 1948 या फिर डी नन ऑफ द अबव। ऑब्वियसली इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए 22 जनवरी 1947। क्वेश्चन नंबर 58, एन ऑर्डिनरी बिल पास्ड बाय पार्लियामेंट इज रिटर्न्ड बाय द प्रेसिडेंट टू पार्लियामेंट फॉर रिकंसिडरेशन। इट इज पास्ड अगेन बाय पार्लियामेंट विदाउट एनी चेंज। नाउ अगर एक ऑर्डिनरी बिल को पार्लियामेंट में दिया जाए और प्रेसिडेंट उसको वापस कर देता है और पार्लियामेंट के मेंबर अगेन उसको वापस बिना किसी चेंजिंग के देते हैं, तो प्रेसिडेंट को क्या करना पड़ता है। ए द प्रेसिडेंट इज फ्री टू विथहोल्ड इज एसेंट अगेन, बी द बिल विल ऑटोमेटिकली लैप्स, सी द बिल विल बी रिफर्ड टू द सुप्रीम कोर्ट या फिर डी द प्रेसिडेंट शैल नॉट विथहोल्ड हिज एसेंट। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी द प्रेसिडेंट शैल नॉट विथहोल्ड हिज एसेंट। Next question number 59, which one of the following parliamentary committees in India acts as a watchdog on departmental expenditure and irregularities।
ऑप्शन ए एस्टिमेट्स कमेटी, बी कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, सी पब्लिक अकाउंट कमेटी या फिर डी कमेटी ऑन पब्लिक एश्योरेंसेज। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60, द लोकसभा सेक्रेटरीट कम्स अंडर द डायरेक्ट सुपरविजन ऑफ द। लोकसभा सेक्रेटरीट इनमें से किसके सुपरविजन में आते हैं? ए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, बी प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, सी मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स या फिर डी द स्पीकर ऑफ द लोकसभा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी द स्पीकर ऑफ द लोकसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61, हु ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइंस द नंबर ऑफ मेंबर्स एंड देयर कंडीशंस ऑफ सर्विस इन केस ऑफ द यूपीएससी। यूपीएससी के मेंबर्स कितने होंगे और उनकी कंडीशन ऑफ सर्विस पर कौन जो है अपना राय देता है? ए प्राइम मिनिस्टर, बी प्रेसिडेंट, सी मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल या फिर डी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी प्रेसिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62, if anybody holds a public office illegally, which one of the following writs will be issued by the Supreme Court? अगर कोई जो है पब्लिक ऑफिस को इलीगली ऑक्यूपाई किया हुआ है तो इनमें से कौन सा रिट है जो कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जारी किया जाएगा? ऑप्शन ए क्वो वारंटो, ऑप्शन बी सर्चियोरारी, ऑप्शन सी प्रोहिबिशन या फिर ऑप्शन डी मैंडेमस। आंसर होगा ऑप्शन ए क्वो वारंटो, मीन्स बाय व्हाट अथॉरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63, प्रेसिडेंट्स रिकमेंडेशन इज रिक्वायर्ड फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग बिल्स। कौन कौन से बिल्स ऐसे होते हैं जिनका इंट्रोडक्शन करने से पहले प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन जरूरी होता है? 1 मनी बिल, 2 फाइनेंस बिल, 3 अमेंडमेंट बिल, 4 बिल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स और अल्टरेशन ऑफ बाउंड्रीज ऑफ अ स्टेट। एंड द ऑप्शंस आर ए 1 and 2, बी 1, 2 and 3, सी 1, 2 and 4 या फिर डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1, 2 and 4। अमेंडमेंट बिल को छोड़कर बाकी 3 जो है उनको इंट्रोड्यूस करने के लिए प्रेसिडेंट का जो है पहले लिया जाता है रिकमेंडेशन, उसके बाद ही दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया comprised of A 292 members from British provinces, 4 from chief commissioners and 93 from princely states, B 294 members from British provinces, 4 from chief commissaries and 91 from princely states, C 291 members from British provinces, 3 from chief commissaries and 95 from princely states, D 292 members from British provinces, 5 from chief commissaries and 92 from princely states। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65, Who among the following was not a member of the Indian Constituent Assembly? इनमें से कौन सा ऐसे शख्स है जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर नहीं थे? ए सर फिरोज खान नूर, बी सर जफरुल्लाह खान, सी डॉक्टर जयशंकर या फिर डी जयप्रकाश नारायण। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर नहीं थे। Question number 66, the drafting committee member of the Constituent Assembly said that governor nominated by the president will be the agent of the central government. Identify. इनमें से कौन थे वो जिन्होंने कहा था कि ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर जो है गवर्नर नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट विल बी द एजेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। प्रेसिडेंट जो है गवर्नर को नॉमिनेट करेगा और जो है वो एजेंट होगा सेंट्रल गवर्नमेंट का। ऐसा किसने कहा था? ऑप्शन ए टी कृष्णामाचारी, बी आर अम्बेडकर, सी सरदार वल्लभ भाई पटेल या फिर डी राजेंद्र प्रसाद। करेक्ट आंसर इज ए टी कृष्णामाचारी। 67, which Congress president during British Raj initiated the idea of a planning commission? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी मौलाना आज़ाद या फिर ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स रिपोर्ट्स क्रिएटेड द फेडरल कोर्ट इन इंडिया? ए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909, बी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, सी मॉन्टेक्यम्सफोर्ड रिपोर्ट या फिर डी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935।
इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69, हु सेड द फॉलोइंग, India's constitution was born more in fear and trepidation than in hope and inspiration. ऑप्शन ए पॉल ब्रास, बी मायरोन वेनर, सी केसी वेयर या फिर डी जेनिंग्स। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पॉल ब्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज ड्राफ्टेड एंड इनेक्टेड इन विच लैंग्वेज। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट और इनेक्ट किस लैंग्वेज में किया गया था? ए हिंदी, बी इंग्लिश, सी तमिल या फिर डी तेलुगु। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी इंग्लिश। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71, इलेक्शंस टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज हेल्ड इन द ईयर। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इलेक्शन कौन से साल हुआ था? ए 1945, बी 1942, सी 1941 या फिर डी 1946। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी 1946। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72, इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली विच वर्ड्स वेयर एसोसिएटेड विद द पार्लियामेंट। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कौन सा वर्ड जो है पार्लियामेंट के साथ एसोसिएटेड है? ए पार्लियामेंट ऑफ द लेजिस्लेचर, बी पार्लियामेंट ऑफ द यूनियन, सी पार्लियामेंट ऑफ द फेडरेशन या फिर डी ऑल ऑफ द अबव। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी पार्लियामेंट ऑफ द फेडरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73, द फ्रीडम ऑफ द प्रेस इन इंडिया इज। इंडिया में फ्रीडम ऑफ द प्रेस क्या है? ए स्पेसिफिकली प्रोवाइडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, बी इम्प्लाइड इन द राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, सी अवेलेबल टू द पीपल ऑफ इंडिया अंडर एग्जीक्यूटिव पावर या फिर डी अवेलेबल टू द पीपल अंडर द लॉ ऑफ द पार्लियामेंट। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी इम्प्लाइड इन द राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74, द रिट हैबियस कॉर्पस is available for which of the following? A directing the lower court to stop proceedings by a higher court, B directing any person, corporation or inferior court to do some particular thing, C the purpose of releasing from illegal custody persons unlawfully detained या फिर D direction of Supreme Court to an inferior court to send the records of the pending case। Correct answer is C, the purpose of releasing from illegal custody persons unlawfully detained। Next question number 75, part 3 of the Indian Constitution relates to। Indian Constitution का part 3 किस चीज से related है? A fundamental rights, B DPSP, C fundamental duties या फिर D citizenship। तो इसका correct answer हो जाएगा A fundamental rights। Next question number 76, which among the following authorities decides how far the fundamental rights can apply to the members of the armed forces in India? A President of India, B Parliament of India, C Armed Forces themselves या फिर D Armed Forces Tribunal। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा B Parliament of India। Parliament of India डिसाइड करती है। क्वेश्चन नंबर 77, a लोक सभा स्पीकर addresses his or her resignation to whom among the following। लोकसभा का स्पीकर जो है अगर उसको रिजिग्नेशन देना है तो वो किसको देगा? ए डिप्टी स्पीकर, बी प्रेसिडेंट, सी प्राइम मिनिस्टर या फिर डी लॉ मिनिस्ट्री। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए डिप्टी स्पीकर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78, इन विच ईयर मणिपुर एंड त्रिपुरा बिकेम फुल फ्लेज्ड स्टेट ऑफ इंडिया। मणिपुर और त्रिपुरा जो है फुल फ्लेज्ड स्टेट इंडिया का कब बना था? ए 1962, बी 1968, सी 1972 या फिर डी 1980। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी 1972। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79, विच स्टेटमेंट अबाउट द अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर इज करेक्ट। इनमें से गवर्नर के अपॉइंटमेंट से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है? ए गवर्नर इज नॉट डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल, बी गवर्नर इज नॉट इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय स्पेशली कॉन्स्टिट्यूटेड इलेक्टोरल कॉलेज, सी बोथ ऑफ देम या फिर डी नन ऑफ देम। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी बोथ ऑफ देम। क्वेश्चन नंबर 80, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट। ऑप्शन ए आर्टिकल 156, ऑप्शन बी आर्टिकल 158, ऑप्शन सी आर्टिकल 160 या फिर ऑप्शन डी आर्टिकल 164। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्टिकल डी 164। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81, व्हाट इज द टेन्योर ऑफ द चेयरमैन of the National Human Rights Commission? A 5 years or up to 62 years of age, B 5 years or up to 65 years of age, C 6 years or up to 65 years of age या फिर D
5 years or up to 70 years of age. Correct answer is D, 5 years or up to 70 years of age. Next question number 82. Who of the following is not included in the committee constituted for the appointment of the chairman of the National Human Rights Commission? नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का जो कमेटी होता है उसमें इनमें से कौन सा ऐसा जो है शख्स होता है, पर्सन होता है जो कि इसमें नहीं होता है? ए प्रेसिडेंट, बी प्राइम मिनिस्टर, सी लोकसभा स्पीकर या फिर डी लीडर ऑफ द मेन अपोजिशन पार्टी। तो प्रेसिडेंट जो है वो इसमें प्रेजेंट नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 83. वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन? ए दिल्ली, बी मुंबई, सी अहमदाबाद या फिर डी कोलकाता? करेक्ट आंसर इज ऑब्वियसली ए दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84. द मेंबर्स ऑफ द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन सबमिट देयर रेजिग्नेशन टू? यूपीएससी के जो मेंबर्स होते हैं वो अपने रेजिग्नेशन किसको दे सकते हैं? A. The chairman of the Union Public Service Commission. B. To the Chief Justice of the Supreme Court. C. To the President या फिर D. To the Home Minister. Correct answer is C. The President. Next question number 85. Who bears the salary, pension and allowances of the chairman and members of the Union Public Service Commission? A. Consolidated Fund of India. B. Contingency Fund of India. C. Ministry of Finance या फिर D. None of the above. इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा A. Consolidated Fund of India. Next, which of the following is not matched correctly? A. Article 315 Formation of Public Service Commission for Union and States. B. Article 316 Appointment and Tenure of Members. C. Article 320 The Functions of Public Service Commissions या फिर D. Article 322 Dismissal of Members of Public Service Commission. इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आर्टिकल 322 डिसमिसल ऑफ मेंबर्स ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन। ये जो है गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87. हु सेड दिस स्टेटमेंट? ए फ्लैग इज नॉट ओनली अ सिंबल ऑफ आवर इंडिपेंडेंस बट ऑल्सो द फ्रीडम ऑफ ऑल पीपल। ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, बी महात्मा गांधी, सी सरदार वल्लभ भाई पटेल या फिर डी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। एंड द करेक्ट आंसर इज जवाहरलाल नेहरू। Question number 88. When chakra between the national flag had replaced chakra spinning wheel? A. 1932, B. 1937, C. 1942, D. 1947. इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा D. 1947. Question number 89. Where can the national flag be hoisted? A. At Rashtrapati Bhavan, B. At the Parliament House, C. At the Houses of Common People या फिर D. All of the above. तो ऑब्वियसली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90. अंडर विच आर्टिकल डिड द सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर द राइट टू होस्ट द नेशनल फ्लैग एज द फंडामेंटल राइट? ए आर्टिकल 19(1), बी आर्टिकल 14, सी आर्टिकल 18 या फिर डी आर्टिकल 21। करेक्ट आंसर इज ए, आर्टिकल 19(1). क्वेश्चन नंबर 91. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अडॉप्टेड फंडामेंटल ड्यूटीज फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ? ए अमेरिका, बी जापान, सी रशिया या फिर डी ब्रिटेन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी रशिया। रशिया से जो है फंडामेंटल ड्यूटीज बोरो किया गया है। क्वेश्चन नंबर 92. एट प्रेजेंट हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज आर इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? अभी फंडामेंटल ड्यूटीज कितने हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी 11। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93. Which of the following committee advocated the fundamental duties in the Indian Constitution? A. Verma Committee, B. Sarkaria Committee, C. बलवंत राय मेहता कमेटी या फिर D. स्वरण सिंह कमेटी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा D. स्वर्ण सिंह कमेटी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94. Which of the following state does not have a high court? इनमें से कौन सा स्टेट का एक हाई कोर्ट नहीं है? ए नागालैंड, बी त्रिपुरा, सी मणिपुर या फिर डी मेघालय। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नागालैंड। नागालैंड का जो है अपना हाई कोर्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 95. ऑन विच ग्राउंड ए हाई कोर्ट जज कैन बी इम्पीच्ड? हाई कोर्ट जज को जो है कौन से ग्राउंड पे इम्पीच किया जा सकता है? ए प्रूवन मिसकंडक्ट, बी इनकम्पिटेंस, सी बोथ ए एंड बी या फिर डी नन ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी बोथ ए एंड बी, प्रूवन मिसकंडक्ट और इनकम्पिटेंस।
क्वेश्चन नंबर 96, हु गवर्न्स द यूनियन टेरिटरी दमन एंड दीव? दमन एंड दीव का यूनियन टेरिटरी को गवर्न कौन करता है? ए डिप्टी गवर्नर, बी एडमिनिस्ट्रेटर, सी चीफ मिनिस्टर या फिर डी गुजरात हाई कोर्ट? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी एडमिनिस्ट्रेटर। क्वेश्चन नंबर 97, व्हाट इज द मिनिमम एज टू बिकम अ मेंबर ऑफ लोकसभा? लोकसभा का मेंबर बनने के लिए मिनिमम एज क्या होना चाहिए? ए 30 ईयर्स, बी 18 ईयर्स, सी 25 ईयर्स या फिर डी 35 ईयर्स? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑब्वियसली सी 25 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 98, प्रोसीजर फॉर द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज टेकन फ्रॉम? कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट का जो प्रोसीजर है वो कहाँ से लिया गया है? ए यूएसए से, बी रशिया से, सी साउथ अफ्रीका से या फिर डी कनाडा से? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी साउथ अफ्रीका। क्वेश्चन नंबर 99, हाई कोर्ट्स इशू रिट्स अंडर द आर्टिकल? हाई कोर्ट्स जो है वो रिट्स कौन से आर्टिकल के अंडर में इशू कर सकते हैं? ए 220, बी 221, सी 213 या फिर डी 226? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी आर्टिकल 226। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस मॉक टेस्ट, विच वॉज द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू एस्टैब्लिश द इंस्टीट्यूशन ऑफ लोक आयुक्ता? इनमें से कौन सा भारत का पहला स्टेट है जिसमें लोक आयुक्ता बना था? ए बिहार, बी उत्तर प्रदेश, सी आंध्र प्रदेश या फिर डी महाराष्ट्र? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी महाराष्ट्र। तो ये था आज का मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन। आशा करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना मार्क्स शेयर करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड ऑल्सो शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स।